चलिए, नाउ हमारा चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रिवीजन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं स्टार्ट बेटा। रिवीजन थोड़ी सी फास्ट होगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल करते हैं, और इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझते समझते जाना है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ समझते जाना है। जो चीजें आपको लगेंगी बेटा आपको नोट करने की है, वो आपको खुद से ही नोट करनी होंगी अपने आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है बेटा। चैप्टर का जो नेम है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो पहला टॉपिक यही बनता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? जहां पर जिस भी रिएक्शन के अंदर नए सब्सटेंस बनेंगे, जहां पर भी नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज के साथ। मैंने बोला ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया और सी बना दिया, और सी जो बना उसकी प्रॉपर्टीज ए और बी से क्या थी? टोटली डिफरेंट थी। तो कहने का मतलब क्या है? जिस भी रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज मतलब जो सी जो बना उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ए एंड बी। ठीक है, एग्जांपल बहुत सिंपल है। कार्बन कोल होता है बेटा, कोल पता है हमें कार्बन होती है। तो हमने इसको एयर में बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं इस ऑक्सीजन और कार्बन से क्या है? टोटली डिफरेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो आज हमें क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। चैप्टर का नेम यही है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशन वो होता है कि जो भी रिएक्शन है बेटा, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, कि मैंने कोल को बर्न किया इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या है? केमिकल रिएक्शन हुई है बेटा। कोल को जब मैंने एयर में बर्न किया तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अगर मैं इसी रिएक्शंस को सिंबल की फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द वर्ड याद ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड याद होना चाहिए बेटा। इसकी केमिकल रिएक्शन की, अगर उसी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे C+O2 CO2, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन हो गई बेटा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है बेटा। तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बस एक सिंबल्स की फॉर्म में उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिख देंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हमें दो टर्म्स क्लियर हो गई, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल, एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास थर्ड, कि डेली लाइफ में कहां-कहां केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो हम लोग अपनी लाइफ के अंदर कहां-कहां इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं? अरे हर तरफ, हमारे खुद की बॉडी से लेकर जो भी हम आसपास देख रहे हैं वो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन बहुत सारी हमें दिखती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास देखें, हम अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड की तरह डाइजेशन करते हैं, वहां पर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो फूड की डाइजेशन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में लास्ट में कन्वर्ट हो गए प्रोटीन्स। कौन से एंजाइम से बेटा? पेप्टाइड से। उसने सॉरी पेप्सिन था, पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर ट्रिप्सिन ने क्या किया था? उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नया सब्सटेंस बना एमिनो एसिड बेटा प्रोटीन से, एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गई। फैट्स जो थे, फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, स्टार्च जो था वो क्या हो गया? ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है डाइजेशन जो है वो किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड था। सेकंड मैं आपको बताता हूं, आपके पास में फोटोसिंथेसिस, सभी ने देखा होगा प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और इसको मिलाते हैं किसकी प्रेजेंस को लेकर? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में।
क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये नए सब्सटेंसेस बने हैं ना यहाँ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर भी। तो ये भी क्या है बेटा? क्या है हमारे पास? ये केमिकल रिएक्शन है। Photosynthesis is a chemical reaction because in this reaction carbon dioxide and water, which is used as a raw material, combines in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen. New substances are formed in the reaction, therefore it is known as chemical reaction. ठीक है? इसके उल्टा अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है बेटा। जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? उन्हीं वापस से रॉ मटेरियल से जिससे वो बना था। ठीक है? इसके अपोजिट रिएक्शन है अगर ध्यान से देखें तो बेटा हम लोग, तो हुआ क्या? पेपर में क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सप्लेन। बिकॉज रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमने याद हो आपको, मैं डिटेल में आपको एक प्रोसेस कराया हुआ बेटा, उसमें क्या किया था मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ इस सेक्शन के। आपस में इन चीजों को रिलेट करोगे ना केमिस्ट्री बायो को, तो काफी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी बेटा। यहाँ सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया था? पायरुवेट के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? इन साइटोप्लाज्म होता है प्रोसेस। ठीक है? इस प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती बेटा। आगे क्या होता है? पायरुवेट के बाद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। प्लस में 38 एटीपी हमारे पास क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अब इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन हम क्या बोल देते हैं साथ में? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैंने इसलिए डिटेल में बता दिया ताकि आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन अच्छे से कर सको बेटा। आप बहुत सिंपल से लिख दोगे कि जो फूड हम ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका, जिससे वो स्प्लिट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। बिकॉज इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। बिकॉज एक्सो का मतलब होता है निकलना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का, हीट या एनर्जी का निकलना। तो यहाँ पर हीट निकल रही है बाहर, तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक है। क्यों है बेटा? वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। उसको एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन में होने के लिए बेटा, तो इसलिए वो क्या है? एंडोथर्मिक हो गई। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ आया नहीं आया? तो अभी तो हम जो सीख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डेली लाइफ के एग्जांपल सीख रहे हैं जहां पर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रही है बेटा। ठीक है? अगर हम बात करें और भी रिएक्शंस की, और भी हमारे आसपास बहुत कुछ होता है बेटा। मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बनती है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। कर्ड जो है वो नया सब्सटेंस है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होती है बेटा। ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ये होता है मिल्क इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है? नया सब्सटेंस बना है कर्ड। ठीक है? कोल को आप बर्न करते हैं तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये भी क्या है? नया सब्सटेंस है, कार्बन रिएक्शन है। कोई भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, उसको आप बर्न कर रहे हो तो नया सब्सटेंस बनता है, वो रिएक्शन है, काफी केमिकल रिएक्शन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, नया सब्सटेंस बना रस्ट, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो आपसे कोई पूछे तो इतने सारे एग्जांपल हैं, कम से कम 10 को आप बता सकते हो एटलीस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है? मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया एयर में, वो भी आप करते हैं सभी। ठीक है? और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ठीक है? तो इतने सारे एग्जांपल हैं, आप कितने भी देना चाहो दे सकते हो बेटा। तो ये हमारा टॉपिक था, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है? उसके बाद टॉपिक आता है बेटा एक, हाउ टू कैरेक्टराइज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी रिएक्शन की।
या फिर हाउ, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हुई बेटा। और हमें कैसे पता लगता है कि कोई रिएक्शन हो रही है बेटा? कुछ सिग्निफिकेंस देती है बेटा रिएक्शन, या तो उसमें कोई कलर चेंज हो जाता है, या उसमें कोई गैस निकलती है, या कोई टेम्परेचर चेंज हो जाता है बेटा, या प्रेसिपिटेट बनते हैं, या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है बेटा। इन सब चीजों से हमें कहीं ना कहीं से हिंट लगता है बेटा कि वहां पर रिएक्शन हुई है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं बेटा उसको, चेंज या इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला सबसे पहले ना, हमें काफी सारी रिएक्शन के अंदर गैस इवोल्व होती है बेटा जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? आपके पास क्या है? मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। यहाँ पर मैं HCl भी लिखता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिखता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर वाटर ऐड होता है बेटा, ठीक है, मिक्स कर रखा होता है हमने। इसके अंदर हमने जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा, सभी बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए जिंक क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उसको उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा बेटा। तो क्या बनेगा? एक्वस सॉल्ट इसका, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सबको आती है ना रिएक्शन? तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुई है, हीट गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है बेटा। तो ये क्या है, पता लगता है हमें यहाँ से रिएक्शन हुई है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस की खास बात क्या है बेटा, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। जब इसको हम बर्न करेंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा बेटा। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, ठीक है। और दूसरा, ये जो फ्लास्क है ना, इसको ऑब्जर्व करोगे आप, क्या देखोगे, ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है। ये रिएक्शन कैसी है? तो रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या HCl में डालेंगे तो पहली बात तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और दूसरा आपको पता होना चाहिए वहां पर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, फ्लास्क जो है वो हीट अप हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था किसी भी रिएक्शन के लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पर गैस इवोल्व होती है। इज इट क्लियर टू यू, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैसे गैस इवोल्व होती है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के रिएक्शन है बेटा, क्या आएगा आंसर? जस्ट बोलना नहीं है किसी ने भी बेटा, शायद लिख लिया होगा सबने बेटा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से हटा देगा ZnCl2, बिकॉज जिंक की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है। ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, फ्लास्क बिकम्स हॉट बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझ आ गया? तो ये पहला पॉइंट था बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस का, जहां पर गैस इवॉल्व होती है। सेकंड हम सीखते हैं बेटा चेंज इन टेम्परेचर। काफी सारी रिएक्शंस होती हैं जहां पर टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है। काफी सारी रिएक्शंस होती हैं जहां पर टेम्परेचर में चेंज आता है। कैसे बेटा? जैसे अभी जो रिएक्शन करी उसी की बात करें, जिंक के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने जिंक को डाल दिया बेटा, हुआ क्या, जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकल गया बेटा, हाइड्रोजन, साथ में यानी कि हीट निकली जिससे फ्लास्क क्या होगा, गर्म हो गया। अब टेम्परेचर क्या कर गया इस रिएक्शन में बेटा, इंक्रीज कर गया ना, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है, काफी रिएक्शंस होती हैं जहां पर हीट रिलीज होती है बेटा, ठीक है, जहां पर रिएक्शंस हीट रिलीज होती है। तो काफी सारी रिएक्शंस होती है जहां हीट यूज भी होती है बेटा, ठीक है, जहां हीट यूज भी होती है। कोई भी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है सब में वहां पर हीट यूज होती है बेटा, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में सब में हीट यूज होती है और इनमें रिलीज हो रही है बेटा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम करते हैं बेटा चेंज इन कलर का। चेंज इन कलर, इसका भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा। आयरन नेल को जब आप प्लेस करते हो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, सारी रिएक्शंस वही है जो आप ऑलरेडी पहले बहुत पहले बार बार ही कर चुके हो चैप्टर्स में। तो आयरन नेल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। प्लीज राइट डाउन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, जल्दी से मैसेज करिए मुझे सभी सभी। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है बेटा, और इसके अंदर मैंने एक्वस आयरन नेल्स डाल दिए बेटा। प्लीज मेंशन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द,
कॉपर सल्फेट, राइट डाउन फास्ट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लू होता है, एक्वस सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, इसको ब्लू विट्रोइल भी बोलते हैं, नीला पोथा। फिर पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट हो सकता, क्या बेटा? पेंटाहाइड्रेट। अब वो ऑलरेडी इसका मतलब पेंटाहाइड्रेट ही होता है बेटा, जब वो एक्वस हो गया तो उसका। ठीक है, वो मेंशन करने की नीड नहीं होती इन रिएक्शंस का बेटा, वो अंडरस्टूड है बेटा। वहां पर यहाँ पर आपने आयरन नीड डाली है, आयरन नीड डालने से होगा क्या, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो धीरे धीरे उस रिएक्शन को कॉपर को हटा देगा और वहां पर क्या आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। और FeSO4 जो है वो पेल ग्रीन कलर होता है उसका, लाइट ग्रीन होता है, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा सिंपल सा, यहाँ पर जो ब्लू एक्वस सॉल्यूशन था किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से था ब्लू, तो टर्न हो जाएगा इसमें लाइट ग्रीन में बेटा, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, बिकॉज यहाँ पर FeSO4 बन गया जो पेल ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया बेटा। ठीक है, तो काफी सारी रिएक्शंस होती हैं जहां पर कलर चेंज होता है। अभी हमने 3 सीखा, सबसे पहला सीखा जहां पर गैस इवॉल्व होती है, सेकेंड एग्जांपल हमने सीखा जहां पर टेम्परेचर में चेंज आता है, थर्ड एग्जांपल हमने सीखा जहां पर कलर में चेंज आता है बेटा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हम करेंगे स्टडी जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे बेटा। 3 हो गए, अब फोर्थ हम सीख रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। अब आप बोलते हो कलर में चेंज आता है प्रेसिपिटेट में भी, अरे प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो ये मान लो क्या होगा मेरे पास, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड का, जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ बेटा। ठीक है, समझने के लिए देखो हमने लिया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेटा। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Pb2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और इसके एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इसके आयंस बन जाते हैं बेटा। ठीक है, साथ में लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसके भी क्या बन जाते हैं बेटा, आयंस, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। ठीक है, इसके भी आयंस बन जाते हैं। ठीक है, और जैसे इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, इसके वाले आयंस इससे जुड़ जाते हैं, इसके वाले आयंस इससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताया था ये दिव्यम, ये दिव्यम की गर्लफ्रेंड, ये लो। ठीक है, ये कौन है, आदित्य, ये आदित्य की मीना, सर मीना नाम नहीं है, और क्या है बेटा, आदित्य ही जाने। आदित्य, आदित्य को ही पता सर, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड आदित्य मीना। मेरी कोई नहीं है सर, मैं सिंगल हूँ। हुआ क्या, ये आदित्य, ये उसकी सॉरी दिव्यम और उसकी गर्लफ्रेंड, इसको लेके थे, दिव्यम को एक्स बोला है, इसको वाई बोल दिया, इसको ए बोल दिया आदित्य और इसको बी। ठीक है, होएगा क्या कि घूमने गए थे लेके कहीं पे टूर पे, ट्रिप पे, हुआ क्या, ये इसके साथ ये इसके साथ, अब क्या बन गया, एक्स बी और वाई ए वाई बोलेंगे, पहले बॉय को लिखते हैं बाद में गर्ल को लिखते हैं, मतलब पहले पॉजिटिव लिखते हैं बाद में नेगेटिव लिखते हैं। अब ऊपर वाले रिएक्शन करेंगे, होगा क्या, पीबी किससे जुड़ जाएगा, आई से बेटा, क्या बन जाएगा, पीबी की वैलेंसी 2 आई की 1 है, क्या बनेगा बेटा, PbI2, क्या बनेगा, PbI2। और ये जो PbI2 होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता, ये क्या होता है PbI2, हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस होता है बेटा, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, और उसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो रिजल्ट में फॉर्म होगा बेटा। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल का मतलब सॉल्युबल नहीं होगा नीचे की तरफ, जब भी तो सेटल हो गया बेटा, तो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस which settle down as a result of double displacement reaction, उसको बोलेंगे precipitate बोलेंगे। ठीक है,
तो इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है, सेटल डाउन हो जाता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। साथ में के और NO3 से क्या बन गया बेटा, KNO3। नाराज हो जाएगा वो, तो इसी पे अकेला रहेगा, मैं तो रह गया, ये ले KNO3 बन गया। ये एक्वा सॉल्यूशन ही है इसका बेटा। तो इनमें से एक के क्या हो जाएगा, इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है, जो सेपरेट आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है, जो अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस, कलर्ड सब्सटेंस हो रही है। जैसे PbI2 इसका कलर क्या होता है बेटा, येलो कलर की प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का सब्सटेंस है जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा रिएक्शन में, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, समझ आया नहीं आया बेटा? तो ये हमारे पास सेट है, फोर्थ एग्जांपल था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला हमने किया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा हमने पढ़ा चेंज इन कलर, फोर्थ पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिफ्थ होता है बेटा चेंज इन स्टेट। स्टेट में भी चेंज आता है काफी रिएक्शंस में। एग्जांपल ये कार्बन क्या है, सॉलिड है बेटा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन को जब हम हीट किया एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी बेटा, तो सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गया, ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो ये क्या है, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया बेटा। समझ आ गया ना? तो काफी रिएक्शंस में क्या होती है, स्टेट में भी चेंज आता है बेटा। तो ये सारे क्या थे, पॉइंट्स थे बेटा, जहां पर रिएक्शंस में जो ऑब्जर्व होता है बेटा, हमें ऑब्जर्वेशन से होती रहती है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन स्टेट। समझ आ गया बेटा? ठीक है, इन सब चीजों के बाद आता है बेटा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम स्केलेटल बोलते हैं, जो बैलेंस नहीं है रिएक्शन बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे बेटा, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया H2 + O2 gives H2O। तो इसमें देखें बैलेंस, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पता होगा ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे बेटा, यहाँ इक्वल नहीं होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट्स है, इधर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट और या एटम्स की बात करूंगा। सबसे पहले हाइड्रोजन और 2 एटम्स है ऑक्सीजन में। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन, 2 है, प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन कितने, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, ये अनबैलेंस्ड हो गया बेटा। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के इक्वल होनी जरूरी है, अगर एक भी ऐसा जिसके इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड हो गया बेटा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, in reactant and product are not equal, then the reaction is said to be skeletal or unbalanced chemical equation। समझ आ गया बेटा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल। ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें बैलेंसिंग की नीड ही क्यों है। ठीक है, तो बैलेंसिंग नीड इसलिए है, अगर आप यहाँ पर इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई करो बेटा, करो बेटा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 है तो 2 हो गया बेटा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू 32, कितना आ गया 34। इधर देखें, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है तो 2 हो गया, प्लस 16 ऑक्सीजन का कितना आ गया, नॉट इक्वल आया बेटा। तो इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट डज नॉट होल्ड्स गुड, वो होल्ड नहीं करेगा, किसके लिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए। For the unbalanced chemical equation, law of conservation of mass does not hold good, so we need to balance the chemical reaction। हमें reaction को balance करने की need है। We need to balance the chemical reaction because
टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सके, हमें क्या करना जरूरत है बेटा, हम रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 2 4। प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स, number of atoms of each kind of element, sorry, number of atoms of each kind of element in reactant and product are equal। यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एटम के बेटा, हर एक एलिमेंट के एटम्स जो है वो इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई करेंगे तो इट विल बी वेरीफाइड बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ क्या होगा? वेरीफाई होगा। चेक कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन का मास 4 हो गया ना तो 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32, कितना आ गया? 36। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, कितना आ गया? 4, और ऑक्सीजन हो गए 2, 16 2 32। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा यहाँ पर? वेरीफाई होगा बेटा। तो देयरफॉर वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन और वेरीफाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टॉपिक है बेटा हमारे पास, हाउ टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। हम किसी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं बेटा? तो टॉपिक आएगा हाउ टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। हम किसी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं बेटा? ठीक है, पहला तो पॉइंट है मेंशनिंग द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मेंशनिंग स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी रिएक्शन है उसके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्टेट को मेंशन करके हम उस रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो रिएक्शन को आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक आपने लिख दिया कि कार्बन कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन किस में है? गैस में। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो क्या है बेटा? गैस। ठीक है, बाय मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब सॉलिड को हम लिखते हैं बेटा किससे? एस से। लिक्विड को लिखते हैं एल से। गैस को लिखते हैं बेटा जी से। एक्वस लिखते हैं, एक्वस को लिखते हैं ए क्यू से। एक्वस का मतलब क्या होता है? कोई भी एसिड है उसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया बेटा, वो क्या बन गया? एक्वस बन गया। कोई भी सोल्ट था उसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया, वो क्या बन गया? एक्वस सोल्ट बन गया उसका। मतलब जहां पर सोलवेंट जो होता है वो वाटर होता है उसको एक्वस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पर सोलवेंट जो होता है उसके अंदर वो वाटर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है हाउ टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव में बाय मेंशनिंग द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड है बेटा बाय मेंशनिंग द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसकी जो कंडीशंस हैं, जैसे आपको ये दे देते हैं हम लोग ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब इसके लिए क्या चाहिए बेटा? सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए बेटा? क्लोरोफिल। ये दोनों क्या है? इसकी क्या कंडीशंस हैं? तो ये क्या? बाय मेंशनिंग द कंडीशंस ऑफ द फॉर द रिएक्शन बेटा, और उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं जनरली बेटा। कईयों के लिए कैटलिस्ट भी लिखना पड़ता है। ठीक है, थर्ड लिखेंगे बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द कैटलिस्ट, रिक्वायर्ड कैटलिस्ट। अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है या कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है, एंजाइम भी एक तरह का कैटलिस्ट होता है, वो बायो कैटलिस्ट होता है। ठीक है, बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द कैटलिस्ट और एंजाइम्स बेटा। एंजाइम्स का तो आपको पता है, प्रोटीन्स जैसे पेप्सिन की प्रेजेंस में क्या हो गया था? पेप्टाइड्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, या फिर ये बोल दो ये इक्वेशन है N2 + H2 गिव्स अमोनिया। ये आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है रिएक्शन में।
आयरन डालेंगे वैसे रिएक्शन बहुत टाइम लगाएगी, लेकिन जब इसको आयरन डाल देंगे इसके अंदर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे हम इस रिएक्शन की, जितना भी है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस का मान लो, उस पर क्या होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी बेटा। तो बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द कैटलिस्ट और द एंजाइम बेटा। तीन हो गए, बाय मेंशनिंग द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बाय मेंशनिंग द रिक्वायर्ड कंडीशंस, बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड और एंजाइम इन द रिएक्शन, ठीक है। और बाय मेंशनिंग द हीट रिलीज हो रही है या हीट रिक्वायर्ड रिएक्शन में, वो by mentioning the heat required or heat released in the reaction, जैसे अगर हम बात करें फेरस सल्फेट है, जब इसको हीट देते हैं हम क्रिस्टल्स को इनकी, तब जाके Fe2O3 + SO2 + SO3 बनती है। यहाँ पर ये हमने हीट का जो साइन दिया बेटा, ये दिखाना पड़ा। अगर हम बात करें, अभी आज एक रिएक्शन सीखी थी मैंने, क्या बताई थी, जिंक + H2SO4, क्या हुआ था बेटा, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो गैस साथ में क्या है, हीट रिलीज हुई थी बेटा, ये साइन आएगा। तो हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है बेटा, वो मेंशन करके भी हम लोग उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। बाय मेंशनिंग द गैस रिलीज होती है तो उसका अपवर्ड एरो बनाते हैं, जब कोई चीज नीचे की तरफ सेटल डाउन होती है तो उसको हम डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं बेटा। प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं जनरली, उनके लिए हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं। तो बाय मेंशनिंग द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना तो उसको भी मेंशन करके हम उस ज्यादा रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, अपने आप पढ़ सकते हो इसको बहुत अच्छे से। पहले मैंने आपको बताया स्टेट मेंशन करके, रिक्वायर्ड कंडीशंस, कैटलिस्ट और एंजाइम रिक्वायर्ड का नेम लिखकर, ठीक है। बाय मेंशनिंग द हीट रिलीज और रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। और बाय मेंशनिंग द नेम प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, पीपीटी लिख देते हैं नीचे की तरफ एरो बना देते हैं, याद होगा तो फिर आपको, ठीक है। तो ये सब क्या था, दिस इज हाउ टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव इन द रिएक्शन, राइट। उसके बाद आता है बेटा बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था O और H को आप क्या करते हैं, सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। O और H को आप सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, बाकी सबको हम पहले, मेटल्स को मिलियम पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से एलिमेंट है, Ba है, यहाँ पर Cl है, S है, H है और O है। जो एलिमेंट्स आपने सारे लिख देने हैं, ठीक है। एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। कितने भी है, एक है, इधर कितने हैं, एक ही है बेटा, बैलेंस है। Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन 1। ऑक्सीजन कितने, 4, इधर कितने, 4। समझ आ गया बेटा क्या किया यहाँ पे अभी तक? बस देखा है मैंने कि कौन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और क्या नहीं बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, बाकी सब तो बैलेंस है। तो अगर मैं क्लोरीन, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन तो बाद में करेंगे बैलेंस, तो क्लोरीन वाले के प्रोडक्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्लोरीन वाला जो है वो क्या बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैंने क्या किया, क्लोरीन वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज आ गया बेटा। चेंज क्या आया, रब कर दो इसको, ठीक है, रब कर दिया बेटा मैंने, ये चेंज आ गया, चेंज वाली बनाऊंगा बेटा। अब दोबारा देखेंगे कौन कितने हैं बेटा, अब चेंज किया ना, Ba1 रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन में 2, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया बेटा। सल्फर कितने हैं, 1, सल्फर कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। क्या हो गया बेटा, सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए बेटा, ठीक है, सारे इक्वल हो गए। तो दिस इज नोन एज द बैलेंसिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं रिएक्शन की बेटा, ठीक है।